हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इसके बारे में बता दिया था, प्रकाश के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया था। प्रकाश की परिभाषा आपको बताई थी, प्रकाश के गमन के आधार पर मैंने माध्यम के प्रकार बताए थे, प्रकाश के गुण बताया था, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे, देख भी चुके थे कैसे चीज़ें हैं और उनके क्या लक्षण हैं, क्या बिहेवियर है, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। नाउ आज लेक्चर नंबर 2 में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में कुछ जानेंगे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं अपनी फर्स्ट हेडिंग देता हूँ। टाइटल हमारा वही है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो फर्स्ट टाइटल के अंतर्गत मैं यहाँ पर पहली अपनी हेडिंग दे देता हूँ, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन इट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप ध्यान से समझो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या होता है ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो कोई एक चिकना सतह है, कोई एक क्या है, चिकना सतह है और इस चिकने सतह पर या फिर पॉलिशदार है, आप इसे जनरली आप समतल दर्पण कह लो, समतल दर्पण, क्योंकि चिकना तल तो दर्पण का भी होता है, ठीक ना, चिकना तल दर्पण का होता है। ये हम इसको कंसीडर कर रहे हैं समतल दर्पण, ठीक ना। ये चिकना सतह है, अगर इस पर प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। मतलब क्या है, इस पर टकराया, जैसे ही टकराया, मैंने एक बनाता हूँ, एक कोई प्रकाश की किरण बनाते हैं, ये जैसे ही इस मिरर पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये आप चीज़ समझना। जैसे अगर मान के चलो, मैं इसका पहले डिफिनेशन लिखता हूँ। जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर, एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के, किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, के तल से टकराता है, तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग, कुछ अथवा संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो, आप अगर मेरे साथ साथ लिखते भी जाओगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टूड होंगी और आपकी एक प्रैक्टिस होगी कि आप कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट, ठीक ना, आप कैसे लिखेंगे चीज़ों को। तो मैंने क्या लिखा, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर, समांग का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, कक्षा 10वीं में गए, तो जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराता है, तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपको इस डिफिनीशन को इस चित्र के द्वारा समझो। ये हमारे पास एक समतल दर्पण लिया हुआ है, ठीक ना। समतल दर्पण कुछ इसी प्रकार से होगा। आप कहेंगे इतना मोटा नहीं, ये मोटा ही नहीं दिखाई जा रही है, ये दर्पण है, इसका ऊपर चिकना सतह है। अब देखेंगे जब भी कभी समतल दर्पण को, तो उसके पीछे का एक भाग, उस पर एक लेप चढ़ा रहता है, सफ़ेद रंग का होगा या फिर लाल रंग का होगा, ठीक ना। उस पर लेप चढ़ा होता है
ठीक ना, उस लेप के द्वारा एक तरफ का उसका जो सतह होता है चिकना हो जाता है, दूसरा सतह जो होता है वो पॉलिशदार हो जाता है। ठीक ना, अब समझना, एक ये किरण आई और इस पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब बच्चों जब छोटे रहे होंगे या फिर शीशे को लेकर के, आईने को लेकर के सूर्य के प्रकाश के सामने बहुत सारा मतलब गेम खेले होंगे, ऐसे मज़े किए होंगे। ठीक ना, परंतु अब समझो वही चीज़ यहाँ पर, जब आपके सामने मिरर था और आपने उस पर सनलाइट पड़ा तो सनलाइट तो ऐसे ऊपर से आ रहा था, जैसे मान चलो ये मिरर है, सनलाइट ऐसे ऊपर से आया और फिर उस सनलाइट का जो इमेज है आपको इस पर दिख रहा है कहीं दीवार पर या फिर किसी के चेहरे पर, किसी के चेहरे पर ज़्यादा किए होंगे आप लोग। ठीक ना, उसको परेशान करना, तो चेहरे पर या फिर दीवार पर कोई भी मतलब जो सामने जो चीज़ वस्तु पड़ जाए उस पर उसका लाइट पड़ता है। तो आप सोचो कि ऐसे प्रकाश आया पुनः फिर जाकर के दीवार पर टकरा गया, ऐसे आया फिर ऐसे क्या कर जाए तो वो निकल जाता है। ये घटना क्या है, ये भी तो इसी के जैसे है ना, प्रकाश आया टकरा करके वापस आ गया। ध्यान समझिएगा आप लोग कि जो किरण इस दर्पण पर आकर के टकराती है, इस किरण को हम लोग नाम देते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं इस किरण को? आपतित किरण, आने वाली किरण, इंसिडेंट रे। ठीक ना, जो आ रही है किरण, देखो ये किरण परावर्तित हो गई, मतलब जैसे ही परावर्तन की क्रिया हुई तो अब ये किरण उसी माध्यम में जा रही है परंतु इसकी दिशा बदल जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात इस किरण, ये किरण जा रही है, तो इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अब देखिए चीज याद रखना लो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण इस चिकने सतह के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल, नॉर्मल या फिर अभिलंब। क्या नाम देते हैं? नॉर्मल या फिर अभिलंब। ठीक ना, इसे बेसिकली हम लोग एन से दिखा सकते हैं। और ये जो पॉइंट होता है इस बिंदु को, मतलब वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण मिलती हैं, इस बिंदु को नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु नाम देते हैं इस पॉइंट को। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि व्हाट इज द, मतलब ये क्या है, क्या है मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, समतल दर्पण, आपतन बिंदु। एक बात अगला चीज याद रखना लो, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच बने हुए कोण को नाम देते हैं आपतन कोण। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपतन कोण को बेसिकली हम लोग इस मालाई से दिखाते हैं, इसका जो नाम है वो है आपतन कोण, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम लोग इस मालार से दिखाते हैं और इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ जो कोण है, इस कोण को हम लोग नाम देंगे आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच बने हुए कोण को हम लोग नाम देंगे परावर्तन कोण। ठीक ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक ना, तो अब आपको ये चित्र बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपको कैसे लिखना है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में अगले चीज़ की बात करता हूँ। ठीक ना, अगले चीज़ की। नाउ अब मैं इरेज करता हूँ इसे। अगली चीज समझे आप, परावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस परावर्तन के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं, ठीक ना, जो बिल्कुल ही परावर्तन को क्लियर करने का कार्य करती है। मतलब परावर्तन के बारे में बिल्कुल जो यूनिवर्सल थिंग्स होती है, जो यूनिवर्सल बातें होती हैं, उनको बिल्कुल डेडिकेट करती है कि परावर्तन के नियम क्या हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। ठीक ना, तो परावर्तन के जो नियम हैं वो दो नियम होते हैं।
परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक ना। कौन कौन सा नियम? फर्स्ट नियम ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। मैं इसके प्रथम नियम में लिख देता हूँ, आप प्रथम नियम में हेडिंग दे सकते हो। तो क्या लिखे हम? आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R, कोण I इज इक्वल टू कोण R, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक ना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद मैं सेकेंड लॉ की बात करता हूँ। सेकेंड लॉ भी बिल्कुल आसान है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसे, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको। दूसरा नियम है आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है, जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक। अब देखो, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम हो जाता है, परावर्तन का दूसरा नियम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, सबसे सिंपल सा फंडा इसका है, समझ सकते हो। समझना क्या है, आई एंगल जो होता है आर के सदैव इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। आपतित किरण, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक ना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और तीनों जब एक ही तल में स्थित होते हैं तो उस तल को क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप कि आपको ये परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जब आपको परावर्तन का नियम समझ में आ गया, तो अब हम लोग कुछ समतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। समतल दर्पण में कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण पर। आपको 2 ही दर्पण के बारे में पढ़ना है, एक समतल के बारे में और एक गोलीय के बारे में। तो समतल दर्पण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पर मूव करेंगे। तो आई इरेज दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब। पूरे फिगर को मैं इरेज करूँगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ठीक ना, चलो समतल दर्पण मैं लिखता हूँ, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक ना। अब देखो प्लेन मिरर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से मैं इसको एक चित्र के द्वारा बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक ना। इसकी पहले विशेषता क्या होती है? पहली विशेषता, इसकी जो फोकस दूरी होती है, इसकी जो फोकस दूरी वो अनंत होती है,
क्या होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटली होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। किसकी फोकस दूरी अनंत होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके अलावा हम इसमें दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी प्लेन मिरर में, किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अपना क्या देखना है? पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आपकी ऊंचाई के आधी ऊंचाई का दर्पण चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि यदि आपकी ऊंचाई, एक वस्तु यहाँ पर रख देते हैं, इस वस्तु की ऊंचाई अगर 5 फीट है, इस वस्तु की ऊंचाई अगर 5 फीट है, तो आपको कम से कम, ठीक ना, 2.5 फीट, 2.5 फीट का एक प्लेन मिरर चाहिए। 2.5 फीट का क्या चाहिए? प्लेन मिरर चाहिए, ताकि आप इसके पूरे प्रतिबिंब को देख सकें। समतल दर्पण चाहिए। तो हमेशा याद रखना, वस्तु की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर दर्पण का आकार होना चाहिए अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो मैं इसे लिख देता हूँ, किसी समतल दर्पण में, किसी समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब किसी वस्तु का, आप यहाँ पर कोट कर ले, चाहे मैं लिख देता हूँ, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई की, वस्तु की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का, वस्तु की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। और दर्पण कौन सा होना चाहिए? समतल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, समतल दर्पण होना चाहिए। मतलब कि अगर ये मार्कर है, जैसे मान के चलो ये मार्कर है, ये इस मार्कर को मैं मान लेता हूँ कि 6 इंच तो है नहीं, मान लेते हैं 5 इंच का है, तो इसका पूरा इमेज देखने के लिए हमें जो प्लेन मिरर की जो साइज होनी चाहिए वो 2.5 इंच की होनी चाहिए, 2.5 इंच की होनी चाहिए, कि कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक ना, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक, अगली बात की बात करते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक ना, कोई एक व्यक्ति है, अगर वो दर्पण के सामने v स्पीड से जा रहा है, v मीटर प्रति सेकेंड से दर्पण की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान समझना लोग, अगर कोई वस्तु है जो दर्पण की तरफ v मीटर प्रति सेकेंड, v का मतलब कुछ भी मान लेते हैं, v मीटर प्रति सेकेंड की तरफ से दर्पण की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो दर्पण में क्या दिखाई देगा कि उधर से कोई आ रहा है, उधर से कोई क्या कर रहा है? आ रहा है, परंतु उसकी जो स्पीड है वो 2v मीटर प्रति सेकेंड होती है, हमेशा दुगने स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है, हमेशा दुगने स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे अगर मैं किसी समतल दर्पण के सामने चलूं तो मेरा जितना भी वेलोसिटी होगा, जो भी मेरा वेग होगा, मेरे वेग के 2 गुने वेग से आता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक ना, और प्रतिबिंब होता कैसा है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। हमेशा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कहते किसे हैं? पर आभासी प्रतिबिंब कैसे किसे हैं? ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सके। आप सिंपल यही समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको डिफिनेशन बताऊंगा, रे डायग्राम बताऊंगा वस्तु और प्रतिबिंब का, परंतु आप यही समझिए अभी के लिए। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होता है। उदाहरण के तौर पर आप समझो, आभासी का कॉम्बिनेशन जो होता है सीधे के साथ होता है। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा बनेगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा बनता है। अब आप दर्पण के सामने खड़े होकर के जाओ तो आपको अपना सीधा ही इमेज दिखता है। जैसे आप खड़े हो तो सिर ऊपर पैर नीचे ही दिखेगा इमेज में भी, तो वो आपका जो इमेज है वो आभासी है। ठीक ना, तो आभासी होगा तो सीधा होगा, ये आप याद रखेंगे। तो ये समतल दर्पण के बारे में हो गया। आई होप कि आपको ये समतल दर्पण के बारे में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ
कठिन नहीं है। कभी कभी इसे परीक्षा में प्रश्न में इसे पूछ लेगा, ठीक ना, फोकस दूरी वाला पूछ लेता है, या फिर इसे पूछ सकता है वेग वाला मैटर, कि अगर उसके सामने कोई वस्तु, आपसे ऐसे भी प्रश्न दे सकता है ना, कोई वस्तु अगर 5 मीटर प्रति सेकंड से समतल दर्पण की तरफ बढ़ रही है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से आता हुआ प्रदर्शित होगा। तो आप अगर 5 से आ रहा है तब वो 10 से आएगा, याद रखेंगे। या फिर आपसे ऐसे कह देगा कि एक समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, तो वस्तु का वेग बताइए। तो अगर उसमें 100 है तो बाहर 50 होगा, बस यही अंतर है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपलेस्ट है। तो आई होप कि अब आपको प्लेन मिरर समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं समतल दर्पण, गोलीय दर्पण पर स्फेरिकल मिरर। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब देखो लोग, गोलीय दर्पण जो होता है क्या होता है पहले ये बताओ, गोलीय दर्पण, ठीक ना। तो आपको इतना बता देते हैं पहले, ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आज मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी समझेंगे, परंतु अभी के लिए समझिए गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। समझो गोलीय दर्पण क्या होता है। अगर मान के चलो कि कांच का एक खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, ठीक, कांच का एक खोखला गोला है कुछ इस तरीके से करके। तो कांच का खोखला गोला है तो हम क्या करें कि कांच के खोखले गोले में से हम ये भाग काट लेते हैं, इधर से इतना दूर का काट लेते हैं, इस भाग को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। इधर का भी भाग काट सकते हैं, कोई इधर का भी काटिए, मतलब एक ऐसे गोलीय भाग काट लेंगे। अगर आप इस गोलीय भाग को काट लेंगे तो काटने के बाद जो बनेगा कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से जो कटा हुआ भाग होगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक। एक तरफ का बाहर उठा हुआ दिखेगा तो अंदर वाला भाग धंसा हुआ दिखाई देगा। याद रखना, जो अंदर दबा हुआ भाग होता है उसे हम अवतल कहते हैं, दबे हुए भाग को क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, और उभरे हुए भाग को कहते हैं उत्तल कहते हैं। कॉन्वेक्स कहते हैं, दबे हुए भाग को कॉनकेव कहते हैं, अवतल कहते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप इधर का काट लिए तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कुछ लोग इसको दिवाली का दीपक समझ लेंगे, परंतु उनको बता देते हैं कि दिवाली का इसे दीपक नहीं समझना है, ठीक। अब समझो, हमारे पास 2 प्रकार का हो गया, एक इधर वाला काट लिया और एक उधर वाला काट लिया। अभी ये दर्पण नहीं है, अभी ये कांच का गोला ही है, गोला तो था, अभी मैंने इसका काट लिया, ये गोलीय खंड हुए। अब इन गोलीय खंडों पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं आयरन ऑक्साइड का, जनरली यही चलता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या करते हैं, इस पर लेप चढ़ाते हैं। अभी क्या करते हैं, एक के बाहर लेप चढ़ा देते हैं, एक के बाहर लेप चढ़ा देते हैं और एक के अंदर लेप चढ़ा देते हैं। अंदर लेप चढ़ाने का मतलब मैं आपको एक ट्रांसपेरेंसी से दिखाता हूँ कि इस पर हम लोग इसके अंदर लेप चढ़ा देते हैं। एक के बाहर लेप चढ़ा दिया और एक के अंदर लेप चढ़ा दिया। तो एक के बाहर लेप चढ़ा देते हैं, एक के अंदर लेप, तो इनकी प्रकृति बदल जाती है, इनके जो नेचर है, इनका जो नेचर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इनकी जो प्रकृति बदल जाती है। अब देखो, इनमें जो धंसा हुआ, जो दबा हुआ तल है वो चिकना तल है, ध्यान समझना, जो दबा हुआ तल है वो चिकना तल है, और इस चिकने तल के कारण अब हम इसे नाम देते हैं अवतल दर्पण। क्या नाम देते हैं,
अवतल दर्पण। इसमें देखो ये उभरा हुआ तल चिकना है, इसमें कौन सा तल है, उभरा हुआ तल चिकना है, और उभरे हुए तल को हम क्या नाम देते हैं, उत्तल नाम देते हैं। तो जब जो उभरा हुआ तल जब चिकना है तो इसे हम लोग नाम देंगे उत्तल दर्पण, इसे हम क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण नाम देंगे। अब आप कंसीडर करो कि जो चिकना तल है इसे हम नाम देते हैं परावर्तक तल। मैं बीच में लिखता हूँ, दोनों का एक ही साइड एक ही बार में लिख देंगे, परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब परावर्तक तल कौन है, ये परावर्तक तल होगा। इसमें कौन परावर्तक तल होगा, इसके अंदर वाला भाग, इसके जो अंदर वाला भाग है ये परावर्तक तल होगा, इसका ये परावर्तक तल होगा, ठीक है। और दूसरा एक भाग इनमें पॉलिशदार हो जाता है। पॉलिश किस चीज़ की चढ़ाते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की चढ़ाते हैं, ठीक। अब देखो आप इन चित्रों को ध्यान देना, चित्रों को ध्यान देना। अब इससे जो बाकी जो चीज़ें हैं मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ, ताकि अगर ये वीडियो भी लंबी हो जाए तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कितना मतलब चीज़ों को हम एक ही दिन में एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आप ये चीज़ समझना कि अगर दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तब वो अवतल दर्पण होता है, और यदि उभरे हुए भाग से, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो वो उत्तल दर्पण होता है। ये आपके आयरन ऑक्साइड, इस ये जो लेप चढ़ा हुआ है ये आयरन ऑक्साइड का लगा हुआ है। हमने इसको प्राप्त कहाँ से किया, एक बड़ा सा कांच का खोखला गोला है, उसमें से काट करके साइड का भाग निकाल लिया, इधर का भी भाग निकाल लिया। तो हमारे पास दो कंडीशन आई, बाहर भी पेंट करें अंदर पेंट करें। तो जब पेंट करने पर हमें दो अलग अलग स्थितियाँ प्राप्त हुई तो हम उनके लिए अलग अलग नाम दे देते हैं। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं गोली दर्पण से संबंधित मैं उसे लेक्चर नंबर 3 में लूँगा। तो आई होप आपको आज का पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें आज मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी चीज़ें आपको बताई वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। नाउ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।